व्यूअर, आशा करता हूँ कि सब लोग अपना दिन अच्छे से गुजार रहे होंगे। आज हम वीडियो के इस सेगमेंट में एक ऐसी ऑर्गन के बारे में डिस्कस करेंगे जिसे हम ऑर्गन ऑफ स्मेल भी बोलते हैं। तो स्मेल जो है हमारे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ये तो आप लोगों को पता है। एक अच्छी खुशबू जो है हमारे चेहरे में स्माइल ला सकता है, फेशियल एक्सप्रेशन को पॉजिटिव बना सकता है, मेंटल स्टेट पॉजिटिव बना सकता है। वैसे ही एक बदबू जो है और गंध जो है वो हमें हमारा जो फेशियल एक्सप्रेशन है उसे चेंज कर सकता है, मेंटल इरिटेशन करा सकता है। तो ये जो सेंस है और गंध जो है वो हमारे लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये जो नोज है उसे दो सेगमेंट में डिवाइड किया गया है, एक एक्सटर्नल नोज एंड दूसरा जो है नाजल कैविटी। एक्सटर्नल नोज एंड नाजल कैविटी। तो और ये जो नाजल कैविटी है और जो राइट नोस्ट्रिल और लेफ्ट नोस्ट्रिल है और राइट होल और लेफ्ट होल जो है नाक का उसी डिवाइड करता है। ये जो स्ट्रेट लाइन है और उसे बोलते हैं हम नाजल सेप्टम। ये जो स्ट्रेट लाइन है नाक के ऊपर जो है वो ये स्ट्रेट लाइन नाक को दो सेगमेंट में डिवाइड करता है, राइट हाफ एंड लेफ्ट हाफ में, एंड उसे बोलते हैं नाजल सेप्टम। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं एक्सटर्नल नोज क्या होता है। और एक्सटर्नल नोज में ये जो दो होल पाए जाते हैं जिसे हम नारिस भी बोलते हैं और नोस्ट्रिल भी बोलते हैं, और इसे सेपरेट करता है ये स्ट्रेट लाइन जिसे हम नाजल सेप्टम बोलते हैं। और उसके पास उसके दो साइड में जो स्किनी फ्लैप रहता है जिसे हम एला नाजी बोलते हैं। जैसे कि अगर किसी ने तुम लोगों का नाक को पकड़ लिया तो वो ये एला नाजी वाला पार्ट को वो पकड़ता है। तो एक्सटर्नल नोज के कैसे फ्रेमवर्क रहता है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली हाउ मेनी नंबर ऑफ बोन्स प्रेजेंट इन नोज बोला जाए तो देर आर 2 नंबर्स ऑफ बोन्स आर प्रेजेंट इन नोज। लेकिन बाकी जो है वो कार्टिलेज रहता है और एक्स्ट्रा जो स्ट्रक्चर है वो नाक को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने में मदद करते हैं। जैसे कि एक्सटर्नल नोज का जो फ्रेमवर्क है उसमें क्या रहता है, ये दो नाजल बोन रहते हैं और फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला रहता है, ये फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला रहता है, एंड उसके बाद नाजल पार्ट ऑफ द फ्रंटल बोन, और ये फ्रंटल बोन, मैक्सिला पार्ट और ये नाजल बोन को तीनों को मिला के ये एक्सटर्नल नोज तैयार होता है। और ये जो एक्सटर्नल नोज के पीछे ये जो है हाइलेन कार्टिलेज, ये हाइलेन कार्टिलेज का स्ट्रक्चर रहता है जिस जो नोज का जो टिप है, जो टॉप वाला पार्ट है वो फॉर्म करने में मदद करता है, ये कार्टिलेज से बना हुआ होता है। और यहाँ पे इस पिक्चर पे पूरा जो एक्सटर्नल नोज का जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे देख सकते हो, ये जो बीट वाला पार्ट है उसे बोलते हैं रूट, और उसके नीचे जो गड्ढा टाइप का रहता है उसे बोलते हैं ब्रीज। ये जो स्किनी फ्लैप है दो नाक नेस्टल के साइड में जो रहता है उसे बोलते हैं डोर्जम नाजी सॉरी, ये होता है ये जो मिडिल वाला पार्ट। और ये टॉप को बोलते हैं एपेक्स बोलते हैं। ये जो स्किनी फ्लैप है दोनों नोस्ट्रिल के साइड में जो स्किनी फ्लैप है उसे बोलते हैं एलर नाजी और एलर नाजल। और उसके बाद ये जो है जो होल पाए जाते हैं दो नाक में इसे बोलते हैं एंटीरियर नारिस और नोस्ट्रिल। और ये जो सेगमेंट है स्किनी फ्लैप है जो दो नोस्ट्रिल को डिवाइड करता है उसे बोलते हैं नाजल सेप्टम। और हमारे होठ के जो ऊपर वाले एरिया में, ऊपर वाले होठ के जो बीच में एक गड्ढा टाइप का ये जो स्ट्रक्चर पाया जाता है उसे बोलते हैं फाइल्ट्रम। ओके, दिस इज ऑल अबाउट external nose. Next we move on to second part of the nose and that is the nasal cavity, means anterior nose. और ये नाजल कैविटी जो है उसका फ्लोर वाले स्ट्रक्चर क्या रहता है, रूफ वाले स्ट्रक्चर क्या रहता है, लैटरल वॉल क्या स्ट्रक्चर रहता है और मीडियल और सेप्टल वॉल क्या स्ट्रक्चर रहता है, एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहला जो है वो है फ्लोर ऑफ नाजल कैविटी। ये नाजल कैविटी मतलब नाक को बनाने में मदद करते हैं कौन कौन सा बोन। ये जो है पालाटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला, यहाँ पे देख सकते हो पालाटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला, ये जो जबड़ा है उससे जस्ट ऊपर रहता है। एंड दूसरा जो है हॉरिजेंटल प्लेट ऑफ पालाटाइन बोन। और एक पिक्चर में देखते हैं उसका जो ये जो दो एक बोन है और एक जो प्रोसेस है यहाँ पे देख सकते हो, ये जो है हॉरिजेंटल पोर्शन ऑफ पैलेट बोन और ये जो है पालाटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला, जो कि ये नाक का जो फ्लोर है उसे बनाने में मदद करता है।
ये ऊपर वाले जबड़े का है, नीचे वाले का नहीं है। ऊपर वाले जबड़े का ये फ्लोर जो है पालाटिन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला, और ये जो हॉरिजॉन्टल पर्सन ऑफ पालेट लीड जो है ये नाजल फ्लोर बनाने में मदद करते हैं। ये मदद करते हैं, ये नाजल का पार्ट नहीं है, ये बनाने में, नाजल फ्लोर बनाने में ये मदद करते हैं। नेक्स्ट इज द रूफ ऑफ नाजल कैविटी, और इसके पास जो है एक बोन पाया जाता है जिसे बोलते हैं सिब्रिफॉर्म प्लेट ऑफ इथमॉइड बोन। ये वाला देख सकते हो, मैं जो मार्किंग कर रहा हूँ, ये बोन सिब्रिफॉर्म प्लेट ऑफ इथमॉइड बोन। और ये जो है और इसके नीचे जो ये जो पाया जाता है एंटीरियर क्रैनियल फोसा, और ऊपर में एंटीरियर क्रैनियल फोसा रहता है और नीचे रहता है ये सिब्रिफॉर्म प्लेट ऑफ इथमॉइड बोन। मैं पिक्चर पे दिखा देता हूँ। हाँ, ये एंटीरियर क्रैनियल फोसा मीन्स सिंपली ये एक जो गड्ढा वाला पार्ट है उसे बोलते हैं फोसा। जैसे कि किसी ऑर्गन का कैविटी बोलते हैं, वैसे ही बोन वाले पार्ट को ये फोसा बोलते हैं, गड्ढे वाले पार्ट को। और इसके जस्ट नीचे ही रहता है ये रूफ ऑफ नाजल कैविटी का जो बोन है सिब्रिफॉर्म प्लेट ऑफ द इथमॉइड। नेक्स्ट उसका लैटरल वॉल जो है ये 3 प्रोजेक्शन पाए जाते हैं यहाँ पे, सुपेरियर कोन का, मिडिल कोन का एंड इन्फीरियर कोन का। ये 3 प्रोजेक्शन देख सकते हो। और ये पर्टिकुलर प्रोजेक्शन के बीच में एक स्पेस पाए जाते हैं जिसे बोलते हैं मीटस, जो कि एयर को इधर उधर करने में मदद करते हैं। और ये जो कोन का जो है ये म्यूकस को इधर उधर करने में मदद करते हैं। एंड उसके बाद जो है मीडियल वॉल ऑफ नाजल कैविटी। और ये जो मीडियल वॉल ऑफ नाजल कैविटी मीन्स ये जो नाजल सेक्टम है उसे मीडियल वॉल ऑफ नाजल कैविटी बोलते हैं। और ये एंटीरियर और ये जो राइट नोज और लेफ्ट नोज को डिवाइड करता है, और राइट और लेफ्ट हाफ में डिवाइड करता है नोज को। और ये जो है एक कुछ बोन पाए जाते हैं और ओसियस पार्ट पाए जाते हैं, और कुछ कार्टिलाजिनस पार्ट भी यहाँ पे पाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ इथमॉइड बोन एंड सेप्टल कार्टिलेज एंड भोमर, ये तीनों स्ट्रक्चर को मिला के ये नाजल कैविटी का मीडियल वॉल फॉर्म होता है। नेक्स्ट साइनस तो आप लोगों ने सुना होगा, जैसे कि साइनोसाइटिस इन्फ्लामेशन हो जाने की वजह से जो एयर जो है वो ब्रेन में हो या और जो ओरल कैविटी और नाजल कैविटी में जो एयर सर्कुलेट होता है वो ठीक तरीके से नहीं हो पाता, इसीलिए सर भारी भारी सा लगता है। तो ये साइनस जो है ये एक होल, और ये एयर सैक भी बोलते हैं, मीन्स जो हवा का थैली भी बोल सकते हैं साइनस को। और ये साइनस जो है वो 4 तरीके का रहता है, फ्रंटल, इथमॉइडल, स्फिनोइडल एंड मैक्सिलरी। उसके लोकेशन के हिसाब से, जो फेस बोन के लोकेशन के हिसाब से उसको नाम दिया गया है। और ये जो है 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मैक्सिला, फ्रंटल, स्फिनोइड एंड इथमॉइड बोन्स, एंड दे आर लाइन विथ म्यूकोपेरियोस्टियम। मीन्स यहाँ पे जो सराउंडिंग है उसका वो होता है म्यूकोपेरियोस्टियम से बना हुआ होता है, और इसके अंदर एयर जो है वो पास होते हैं। और दे हेल्प्स टू कम्युनिकेट विद द नाजल कैविटी थ्रू रिलेटिवली स्मॉल एपर्चर। मीन्स एक छोटे होल के थ्रू ये एयर को इधर उधर करते हैं, ये पारानाजल साइनोसिस। और ये नाजल साइनोसिस का काम क्या होता है, ये जो एयर है उसे ह्यूमिडिफाई करता है मीन्स ये मॉइस्चराइज करता है, एयर को वो वार्म करता है, क्योंकि अगर कोल्ड एयर ऑर्गन में पहुंच गया तो वो कोलैप्स कर सकता है। और जो इंटरनाजल प्रेशर है उसे रेगुलेट करता है। और जो ऑल्फेक्शन एरिया ऑफ ऑल्फेक्शन में जहाँ पे जो स्मेल रिसेप्टर रहता है उसे रेगुलेट करता है। और ये स्कल को हल्का करता है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, अगर ये साइनोसाइटिस इन्फ्लामेशन होने की वजह से एयर जो है वो इजीली पास नहीं हो पाता, उसकी वजह से सर जो है वो भारी भारी लगता है। उसके बाद ये टर्म आया रिजोनेंस मीन्स एयर मूवमेंट्स बिटवीन दी ओरल कैविटी एंड नाजल कैविटी, क्योंकि नाजल कैविटी ओरल कैविटी में कनेक्शन है, इसलिए तुम लोगों को जब ठंड होता है तो ये जो है रेजोनेंस ठीक तरीके से हो नहीं पाता। इसकी वजह से देखना जो साउंड जो है वो कैसे थोड़ा अलग सा अलग सा जो साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है जब तुम्हें जुकाम हुआ होता है,
क्योंकि ये रेजोनेंस की वजह से, रेजोनेंस ठीक तरीके से हो नहीं पाता, एयर ओरल कैविटी और नाजल कैविटी में बैलेंस ठीक तरीके से नहीं हो पाता, उसकी वजह से ये जो है वो अलग टाइप का साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है। ये जो है शॉक एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। शॉक मीन्स प्रेशर, जो सडन प्रेशर रहता है उसे एब्जॉर्ब करने में ये मदद करता है, और ये फेशियल ग्रोथ कराने में भी कंट्रीब्यूट करता है। और nose is responsible for the sense of smell, and the cavity of the nose is lined with mucous membrane that have smell receptor connected with the olfactory nerve। मीन्स जो रिसेप्टर स्मेल को डिटेक्ट करता है उसे बोलते हैं स्मेल रिसेप्टर और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, और जिस नर्व के थ्रू ब्रेन को जाता है उसे बोलते हैं ऑल्फैक्टरी नर्व। और ये स्मेल जो है वो क्या होता है, एक वेपर के फॉर्म में ही आता है, और ये स्मेल रिसेप्टर के साथ कांटेक्ट होके ये हमें एक स्मेल का सेंसेशन जो है पहुंचाता है, और ब्रेन में ये ऑल्फैक्टरी नर्व के थ्रू वो पहुंच जाता है। और कई कबार जो है कुछ बीमारी के कारण जो है हमारा जो स्मेलिंग प्रॉपर्टीज़ है नाक का वो ख़त्म हो जाता है, जैसे कि ठंड के दौरान, जुकाम के दौरान हम कुछ भी स्मेल ठीक तरीके से नहीं कर पाते। और एनिमल में से जो कुत्ता है और डॉग जो है उसका जो स्मेलिंग पावर जो है वो बहुत ज़्यादा रहता है, और एज कम्पेयर टू मैन, वो इजीली कोई भी गंध को वो डिटेक्ट कर सकता है। तो ये जो कैसे काम करता है स्मेलिंग का प्रोसेस, और हाउ फिजियोलॉजी ऑफ स्मेल इज कैरिड आउट, हियर वी डिस्कस। पहले जो सेंस जो है, जैसे कि टेस्ट जो है वो केमिकल डिटेक्ट करता था फूड पार्टिकल्स का, यहाँ पे वो जो ऑडोरेंट है उसका केमिकल डिटेक्ट करेगा जो सेंस रिसेप्टर रहता है। लाइट में क्या होता था, लाइट में जो है वो जो सेंसेशन है वो लाइट के थ्रू आता था, और हियरिंग में क्या एक वाइब्रेशन के थ्रू आता था। यहाँ पे टेस्ट और स्मेल में एक केमिकल के थ्रू आता है सेंसेशन। और वेपोराइज अडर मॉलिक्यूल्स मीन्स जो ऑडोरेंट है वो वेपोराइज होके और नोस्ट्रिल में पहुंचता है, और उसके बाद नोस्ट्रिल के अंदर जो म्यूकस पाए जाते हैं उसमें डिजल्व हो जाता है। और उसके बाद जो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम उसके म्यूकस के पीछे पाए जाते हैं, और उसमें स्पेशलाइज रिसेप्टर सेल पाए जाते हैं जिसे बोलते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। मीन्स दिस ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिटेक्शन ऑफ स्मेल। और उसके बाद स्मेल डिटेक्ट होने के बाद ये ब्रेन को पहुंचेगा रिगार्डिंग द सीन्स बाय द हेल्प ऑफ ऑल्फैक्टरी नर्व। और उसके बाद ये जो रिसेप्टर है, मैं ये एक लाइन में समझा जाए तो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर में सेंस डिटेक्ट होने के बाद ये एक रीजन में पहुंचता है, ब्रेन के एक रीजन में पहुंचता है। वो रीजन क्या डिसाइड करता है, जो सुगंध है वो अच्छी वाली सुगंध है या बदबू है या मतलब ठीक सुगंध नहीं है, वो डिटेक्ट करता है। उस एरिया को बोलते हैं लिम्बिक रीजन और लिम्बिक सिस्टम ऑफ द ब्रेन। यहाँ पे पहुँचने के बाद ये जो है वो डिटेक्ट करता है कि ये गंध जो है वो ठीक वाली है और मतलब सुगंध है या बदबू है, ये डिटेक्ट करता है लिम्बिक सिस्टम ऑफ द ब्रेन में पहुँचने के बाद। यहाँ पे देख सकते हो ये जो है ऑल्फैक्टरी सेल यहाँ पे पाए जाते हैं, ऑल्फैक्टरी सेल। एंड उसके बाद उसमें ये एपिथेलियल सेल में ये ऑल्फैक्टरी सेल पाए जाते हैं। एंड उसके बाद जो है यहाँ पे एक ये ऑल्फैक्टरी बल्ब जो है उसमें ऑल्फैक्टरी नर्व रहता है। ऑल्फैक्टरी नर्व में ये ऑल्फैक्टरी बल्ब में ये ऑल्फैक्टरी नर्व रहता है, और ये ऑल्फैक्टरी नर्व के थ्रू जो है सेंस जो स्मेलिंग का जो सेंस है वो ब्रेन को दिशा देता है ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट। और जिस एरिया में ये जो रिसेप्टर पाए जाते हैं उस एरिया को बोलते हैं ऑल्फैक्टरी रीजियम और रिजियो ओल्फैक्टोरिया। यहाँ पे देख सकते हो ये वाला रीजन जो है इसे बोलते हैं ऑल्फैक्टरी रीजन और रिजियो ओल्फैक्टोरिया। तो यहाँ पे क्या होता है देखो, ऑर्डर मॉलिक्यूल्स जो है वो ऑल्फैक्टरी सेल में टकराता है। ऑल्फैक्टरी सेल में टकराने के बाद ये जो कुछ सीलिया रहते हैं उस सीलिया के थ्रू मूवमेंट होके ये ऑल्फैक्टरी नर्व को जाता है, और ऑल्फैक्टरी नर्व को जाने के बाद ये ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट के थ्रू ये ब्रेन को पहुंचता है।
एंड उसके बाद ये ब्रेन में ये गुड स्मेल है या बैड स्मेल है ये डिटेक्ट करता है कौन सी पार्ट में, लिम्बिक रीजन में। और कुछ एबनॉर्मलिटीज में ये सेंस ऑफ स्मेल जो है हम डिटेक्ट नहीं कर पाते, जैसे कि एनोज्मिया में क्या होता है, हम कुछ भी स्मेल जो है वो डिटेक्ट नहीं कर पाते। हाइपोज्मिया में जो है डिमिनिश ऑल्फैक्टरी सेंसिटिविटी मीन्स जो है बहुत ज़्यादा मतलब बहुत हाईली इंटेंसिटी के साथ वो सुगंध और जो स्मेल को वो डिटेक्ट करेगा। डाइसोज्मिया में क्या होता है, मिसलीडिंग और फॉल्स सेंस ऑफ स्मेल। यहाँ पे क्या होगा, बहुत ज़्यादा स्मेल वो डिटेक्ट करेगा, यहाँ पे कम स्मेल डिटेक्ट करेगा और मतलब फॉल्स स्मेल ये डिटेक्ट करेगा। एंड मोर देन 75% ऑफ ह्यूमन ओवर द एज ऑफ 80 दे हैव द प्रॉब्लम टू आइडेंटिफाई द स्मेल। तो हम कुछ ग्राफिक्स आगे कुछ ग्राफिक्स के जरिए देखते हैं कि कैसे जो है स्मेल डिटेक्ट होता है और कैसे ऑल्फैक्टरी ये है स्मेल ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर है वो कैसे डिटेक्ट करता है। Okay, this is all about the today's topic of about smell or sense of smell. And next we discuss some other topics. Till then, have a good day, have a good luck. Thank you.